अगर हम इंडियन हिस्ट्री को सीरियसली समझना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। टाइम को मेजर कैसे किया गया है और अलग अलग एराज का ओरिजिन कैसे हुआ है या कब हुआ है। क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा एरा कब स्टार्ट हुआ, तब तक तुम किसी भी इवेंट को एक्यूरेटली प्लेस ही नहीं कर पाओगे। इस अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होती है काली एरा से। काली एरा से काली एरा का स्टार्टिंग पॉइंट है 3102 से 3101 बीसी, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 3102 से लेके 3101 साल पहले। और ये कहा जाता है कि ये महाभारत वॉर के लगभग 20 साल बाद स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब ये है कि एंशिएंट इंडिया में जो एराज हैं वो रिलीजियस इवेंट्स को, बड़े रिलीजियस इवेंट्स को आधार लेके स्टार्ट किए जाते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेना कि काली एरा शुरू होता है अराउंड महाभारत के 20 साल बाद। इसके बाद आता है सप्तऋषि या लौकिक एरा। सप्तऋषि या लौकिक एरा जो 3077 से 3076 बीसी में स्टार्ट होता है। 3077 से 3076 बीसी ये भी एक ट्रेडिशनल सिस्टम है और ये बताना कि और ये बताता है कि एक ही टाइम पीरियड को मेजर करने के मल्टीपल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते थे। इसका यूज स्पेशली कश्मीर के रीजन में हुआ। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट देती है कि एंशियंट इंडिया में कोई एक यूनिफाइड कैलेंडर सिस्टम नहीं था, बल्कि रीजनल वेरिएशंस थे। हर एक रीजन के अपने अपने कैलेंडर्स हुआ करते थे, हर एक रीजन के अपने अपने एराज हुआ करते थे। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एरा पर, विक्रम संवत। विक्रम संवत जिसको कृत एरा या मालवा एरा भी कहते हैं, ये शुरू हुआ 38 से 37 बीसी में। इसका संबंध किंग विक्रमादित्य से है, जिन्होंने उज्जैन यानी मालवा रीजन में शाकास पर अपनी विक्ट्री को कोमेमोरेट करने के लिए इस एरा को स्टार्ट किया था। जब किंग विक्रमादित्य ने शाकास को उज्जैन में या फिर मालवा वाले रीजन में हराया, उसके बाद उन्होंने शुरू किया। ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है, क्योंकि यहां से हम देखते हैं कि एरा अब सिर्फ रिलीजियस इवेंट से नहीं बल्कि पॉलिटिकल अचीवमेंट से भी लिंक्ड हो रहा है। इसके पहले इसके पहले जो एरा थे वो रिलीजियस इवेंट से लिंक हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे किंग विक्रमादित्य ने अपनी जीत को घोषित करते हुए, खुद की पॉलिटिकल अचीवमेंट को घोषित करते हुए इस एरा को शुरू किया। ठीक है, आज भी विक्रम संवत इंडिया के कुछ रीजन्स में यूज होता है, जो इसकी कंटिन्यूटी को दिखाता है। इसके बाद आता है साक एरा, जो 78 एडी में शुरू हुआ। साक एरा, और इसका संबंध कुषाण रूलर कनिष्क से है। ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया का ऑफिशियल नेशनल कैलेंडर भी है। तो तुमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या दोगे? आंसर आएगा साक, साक एरा, साक एरा, साक कैलेंडर। ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पर साक संवत को यूज किया जाता है, स्पेशली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। इसका एक और नाम है सलीवाहन साक, जो साउथ इंडिया में पॉपुलर है। ये क्लियरली शो करता है कि कैसे एक हिस्टोरिकल एरा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट बन जाता है। तो ये था साक एरा। अब आता है कालचुरी एरा। कालचुरी एरा जो 248 एडी से स्टार्ट होता है और इसे अभीर राजा ईश्वर सेन ने स्टैब्लिश किया। ये बाद में त्रैकुटका रूलर्स और कालचुरी ऑफ छेड़ी के द्वारा भी यूज किया गया।
ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। इनिशिएटेड बाय अभीर रूलर ईश्वर सेन, लेटर यूज्ड बाय त्रैकुतका एंड कालचुरी ऑफ छेदीस। ये एक रीजनल पॉलिटिकल एरा है जो बताता है कि अलग अलग डायनेस्टीज भी अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना कैलेंडर स्टार्ट करती थी। ओके, फिर आता है गुप्ता एरा। गुप्ता एरा जो 319 से 320 एडी में शुरू होता है और इसका संबंध चंद्रगुप्त फर्स्ट से है। ये एरा गुप्ता एम्पायर के राइज को मार्क करता है, जो इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज माना जाता है। इस एरा का यूज लेटर मैत्रका रूलर्स ने भी किया है, जिसे वल्लभी संवत भी कहा गया। ये एक एग्जाम्पल है एक पावरफुल एम्पायर का इन्फ्लुएंस उसके बाद भी चलता है। गुप्ता एम्पायर के बाद भी खत्म होने के बाद भी इसको यूज किया गया। मैत्रका एज वल्लभी एरा, मैत्रका रूलर्स ने इसको वल्लभी एरा की तरह यूज किया और जेएस फ्लीट ने इसकी डेट फिक्स करी। ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है। इसके बाद आता है हर्ष एरा, जो 606 एडी से स्टार्ट होता है, जब हर्षवर्धन ने कन्नौज में अपनी पावर एस्टेब्लिश की। ये शॉर्ट लिव्ड था लेकिन पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट था। हर्ष एरा थोड़े समय तक इसका यूज हुआ लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि किंग हर्षवर्धन भी एक पावरफुल राजा थे कन्नौज के, बहुत पावरफुल राजा थे। आखिरी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सबसे पावरफुल राजा हर्षवर्धन माने जाते हैं नॉर्थ इंडिया के। इसके बाद आता है हिजरी एरा, जो 622 एडी से स्टार्ट होता है और ये इस्लामिक कैलेंडर का बेस है। ये प्रॉफिट मोहम्मद के हिजरत यानी मक्का से मदीना माइग्रेशन से लिंक्ड है। ये एक लूनर कैलेंडर है जो सोलर कैलेंडर से अलग होता है, इसीलिए इसका कैलकुलेशन भी अलग होता है। ये एरा बताता है कि कैसे रिलीजियस इवेंट भी ग्लोबल टाइम सिस्टम को डिफाइन करते हैं। इसके बाद आता है कुछ रीजनल एरा, यानी कोल्लम एरा। कोल्लम एरा जो 825 एडी में शुरू होता है, केरला में यूज किया जाता है, मालाबार रीजन से एफिलिएटेड है। उसके बाद आता है नेवारी या फिर नेपाली एरा, जो 879 एडी में शुरू किया गया। हाँ, 879 एडी में इसको शुरू किसने किया? जयदेव मल्ल ने। जयदेव मल्ल राजा हुए थे, उन्होंने इसको शुरू किया। ओके, उसके बाद आता है लक्ष्मण एरा, जो कि 1119 एडी में लक्ष्मण सेन बंगाल के राजा थे, उन्होंने इसको शुरू किया। इसकी डेट्स बस याद रख लेना। इसके बाद आता है इलाही एरा, जो कि 1556 एडी में शुरू किया। किसने शुरू किया? मुगल एम्परर अकबर ने शुरू किया। इसका पर्पस था एक यूनिफाइड सिस्टम क्रिएट करना। अकबर एक यूनिफाइड सिस्टम क्रिएट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इलाही एरा को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसे अबॉलिश करवा दिया। इससे यह समझ आता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज होने पर टाइम सिस्टम्स भी चेंज होते हैं। अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज होगी तो फिर कैलेंडर्स जो यूज हो रहे हैं वो भी बदल जाते हैं। और लास्ट में आता है राजसाक एरा। राजसाक एरा लास्ट इंपॉर्टेंट कैलेंडर इंडिया का, जो कि 1684 एडी में शुरू होता है और इसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया था उनके कोरोनेशन के टाइम पर। जब उनका कोरोनेशन हुआ उस समय। ये सारे एराज एक साथ बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देते हैं। हिस्ट्री में टाइम एक फिक्स्ड यूनिवर्सल सिस्टम नहीं है, ये इवॉल्व हुआ है और हर एरा एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल, कल्चरल या रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां से एक पॉलिटिकल शिफ्ट आता है पीरियड क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले आता है बायपार्टाइट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। पहला जो डिवीजन आता है हिस्ट्री का वो बायपार्टाइट डिवीजन होता है। बायपार्टाइट डिवीजन मतलब दो पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया, दो पार्ट में। कौन सा? पहला पार्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड और दूसरा हिस्टोरिक पीरियड। ठीक, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है?
प्री हिस्टोरिक पीरियड वो होता है जहां कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि लोग लिखना नहीं जानते थे उस समय, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन लिख कर रिकॉर्ड नहीं करी। इस पीरियड को समझने के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर डिपेंड होना पड़ता है, जैसे टूल्स, फॉसिल्स, पेंटिंग्स, केव पेंटिंग। और इसका टाइम पीरियड क्या है? सिरका 3 लाख बीसी, 30 लाख बीसी से 600 बीसी। अब ये सिरका क्या है, सी क्या है, ये जो लिखा हुआ है सी 30 लाख बीसी, तो ये सी क्या है? सी होता है सिरका। और सिरका मतलब क्या? सिरका मतलब लगभग, लगभग एस्टिमेटेड टाइम, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख ईयर्स, 30 लाख बीसी। हमें एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि ये इतना पुराना टाइम पीरियड है। एग्जैक्टली हम जब चीजें नहीं कह पाते, हमें जब एग्जैक्टली नहीं पता होता कि यही साल है, यही महीना है, तब हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं सिरका। जैसे एग्जैक्टली हमें नहीं पता, हमें एस्टिमेट बताना है, तो हम कह सकते हैं कि 1500 बीसी। अगर हमने 1500 बीसी सी लिख दिया, सिरका लिख दिया, मतलब लगभग 1500 बीसी। एग्जैक्टली नहीं पता, लगभग। ओके, तो ये एक बहुत यूजफुल टूल होता है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के लिए। जब उन्हें एग्जैक्टली डेट नहीं पता होती तो ये लिख देते हैं। ओके, अब प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया, समझ गए? जब लोगों को लिखना नहीं आता था, उस टाइम पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। फिर आता है हिस्टोरिक पीरियड, 600 बीसी से प्रेजेंट समय आज तक, जो कि अपोजिट होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड का। यहां रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं, इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट, टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं। इसीलिए इस पीरियड को एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल होता है। हमें दिखाई दे रही होती है चीजें, लिखी हुई हमें चीजें दिखाई दे रही होती हैं, हम उसको पढ़ पा रहे होते हैं, हमने उसको डिसाइफर कर लिया होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्राइपार्टाइट डिवीजन पे। ट्राइपार्टाइट डिवीजन मतलब हिस्ट्री को 3 तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है। पहले हमने हिस्ट्री को 2 तरीके से डिवाइड किया, अब 3 तरीके से डिवाइड कर दिया। पहला, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड वही है जहां राइटिंग नहीं होती है, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एक ट्रांजिशन फेज है, एक ट्रांजिशन फेज है जहां रिटन रिकॉर्ड्स तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उन रिटन रिकॉर्ड्स को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, हम उस भाषा को समझ नहीं पाए हैं कि ये कौन सी भाषा में क्या लिख रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां स्क्रिप्ट तो मिली है लेकिन अभी तक डिकोड नहीं हुई है। वैदिक कल्चर भी पार्शियली इस कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसका आर्कियोलॉजिकल कंफर्मेशन लिमिटेड है। ओके, हिस्टोरिक पीरियड वही है जहां रिटन हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं और हम उनको डिसाइफर कर चुके हैं। बस इसमें नया क्या आ गया? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब वो टाइम पीरियड जिसके रिटन रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल हैं लेकिन हमने डिसाइफर नहीं किए हैं, अनडिसाइफर्ड है। हम वेट कर रहे हैं कि हम कब डिसाइफर कर लेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो हमें पता चल जाएगा ये लोग क्या लिख रहे थे। ओके, ये क्लासिफिकेशन एक लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी ग्रेजुअली इवॉल्व हुई फ्रॉम नो राइटिंग फेज टू फुली डॉक्यूमेंटेड फेज। ओके,